पॉइंट ऑफ व्यू के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। देश में जब भी कहीं चुनाव आता है तो एक लोग राजनीतिक दलों के बीच में, ख़ासतौर से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारे राज्यों में और केंद्र में है, उन लोगों के द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि कांग्रेस और कांग्रेस से निकले हुए बहुत सारे दलों ने तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है और इसी तुष्टीकरण के बल पर हिंदू मुस्लिम में एक भेदभाव पैदा करने की नीयत से वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और पिछले 50-60 साल तक उन्होंने इसी तुष्टीकरण को और परिवारवाद को, दो मुद्दे उनके पास मुख्य हुआ करते थे, लेकर के वो इस देश पर 50-60 साल से राज करते आ रहे हैं। ये बात कुछ हद तक एक जमाने में सत्य प्रतीत होती थी कि तुष्टीकरण करके राज सत्ता को पाया जा सकता है, परंतु क्या ये सही था? क्या पहले भी इस प्रकार की बातें होती थी? क्या आज़ादी से पूर्व या आज़ादी के बाद से जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने या और बाकी जो कांग्रेसी सरकारें आईं, इसमें क्या तुष्टीकरण होता था? किसी एक विशेष धार्मिक वर्ग को अधिक प्रोत्साहन दे करके उनसे वोट लिए जाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक मुस्लिम तबका जो है वो एक निर्णय के साथ सामूहिक रूप से बल्क में वोट करता है, तो उसका फायदा लेने के लिए शायद तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती रही होगी। इसी सच्चाई को जानने के लिए मैं थोड़ा पीछे की ओर जाता हूँ, तो मुझे दिखाई पड़ता है कि शायद जो ये लोग कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सत्यता है, क्योंकि अगर पूर्व के ज़माने को देखा जाए, जब महात्मा गांधी और उनके नेतृत्व में ये देश एक आज़ादी का आंदोलन लड़ रहा था, उस समय भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई और जिससे कि ये साबित होता है कि शायद मुसलमानों को खुश करने के लिए और उनके उस समय वोट की बात तो नहीं थी आज़ादी के पहले, पर आज़ादी के बाद वोट हासिल करने के लिए उन हिंदुओं के साथ ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती रही। आज़ादी से के पहले नोआखाली में, कलकत्ता के एक शहर है नोआखाली में 1946 में अचानक बहुत दंगे भड़क जाते हैं और हिंदू और मुस्लिमों का एक मोहल्ला था नोआखाली, जहाँ पर भयंकर उत्पात होता है। उत्पात क्या, नरसंहार होता है और तमाम वहाँ के मुस्लिम लीग के गुंडों द्वारा जितने शहर के हिंदू होते हैं गली मोहल्लों में घुस करके उनकी बर्बर हत्याएं कर दी जाती हैं और एक दिन के अंदर, केवल 14 अगस्त 1946 को एक दिन के अंदर नोआखाली में तकरीबन 5000 से ज़्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। जब ये बात महात्मा गांधी तक पहुंचती है तो महात्मा गांधी के इस बात पर कोई विचार नहीं करते कि वहाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ, या उनके मुंह से ऐसे कोई शब्द नहीं निकलते कि ये गलत किया गया और ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय वहाँ पर जो वहाँ का मुख्यमंत्री था वो सोहरावर्दी था और सोहरावर्दी को गांधी जी और नेहरू जी का वरदहस्त प्राप्त था। इस पर गांधी जी की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती है कि जिससे कि ये साबित होता कि नेहरू जी हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं या गांधी जी हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं। ऐसी कोई प्रतिक्रिया इन लोगों के द्वारा नहीं आती है। एक साल के बाद फिर 14 अगस्त 1947 को गांधी जी नोआखाली जाते हैं और नोआखाली जाने की घोषणा करते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनके कुछ मुस्लिम मित्रों ने उनको ये सलाह दी थी कि इस बरसी के मौके पर आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को तो पता था कि गांधी जी अगर नोआखाली जाएंगे तो उन्हें वहाँ सच्चाइयाँ पता लग सकती हैं और जिससे वो जो गांधी जी के हृदय में जो मुस्लिमों के प्रति अगाध प्रेम बसा हुआ है उसमें कुछ कमी आ सकती है। तो ऐसा वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और फिर वो नहीं जाते हैं वहाँ पर। इसी प्रकार वो जब आज़ादी की घोषणा के बाद तमाम शहरों में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं,
ख़ास तौर से जिन जिन इलाकों को चिन्हित किया गया था कि वो शहर जो हैं अब पाकिस्तान बनने वाले पाकिस्तान में चले जाएंगे, यानी लाहौर, कराची और उसके आसपास के तमाम इलाके जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य जनता रहती थी, ऐसे इलाकों में बहुत दंगे शुरू होते हैं और एक बिल्कुल षड्यंत्र के तहत, पूरे एक षड्यंत्र के तहत मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के गुंडों ने फौज बना करके हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। और जैसा कि खबरें हम लोग पढ़ा करते थे, अपने बचपन में सुना करते थे कि ट्रेन की ट्रेन भर के लाशों से आया करती थी, लेकिन जब आप हकीकत जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ये कपोल कल्पना साबित नहीं होता है, इसमें सच्चाई थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटरों ने, जो इतिहासकारों ने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है। और यही नहीं, जो उस विभीषिका को झेल करके आए हुए स्त्री पुरुष थे, उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, उन्होंने तमाम किताबें उसमें से लिखी हैं, उन्होंने अपने लेख लिखे हैं और जिसमें उन्होंने बताया, काफ़ी लोग तो कुछ वर्ष पूर्व तक जिंदा भी थे, जिन्होंने ये कहा है कि नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस प्रकार से मुस्लिम लीग के गुंडों द्वारा वहाँ पर हिंदू पुरुषों का कत्लेआम किया गया, स्त्रियों और बेटियों को उठा ले गए, उनके साथ बलात्कार किया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले लाशों से पट गए थे। और ट्रेनों का भी यही हाल हुआ, जब लोग वहां से पलायन करके भाग रहे थे तो किसी स्टेशन के पास रोक करके उन ट्रेनों में बैठे हुए लोगों को, वहां के एक चश्मदीद गवाह जो वहां का स्टेशन मास्टर था, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ सिर्फ ये देख रहा था कि चारों तरफ कोई पैसेंजर नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग के गुंडे थे और ट्रेन आकर के रुकती है और महिलाओं बच्चों को वो लोग कंधों पर उठा करके ले जा रहे होते हैं और जितने पुरुष होते हैं उनको एक एक करके कत्ल करके गाड़ी से निकाल करके और स्टेशन प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता है। गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, गांधी जी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और वो फिर वहां पर वो पाकिस्तान गए होते हैं। फिर वो जब लाहौर से लौट रहे होते हैं तो वहां पर कई शरणार्थी शिविर हिंदुस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के लिए बनाए थे। वहां पर एक वाह नाम का एक शिविर होता है जहां पर वो चले जाते हैं और उस वाह नाम के शिविर में वो लोग उनसे अपनी शिकायतें करते हैं। वहाँ की दुर्दशा देखकर एक बार शायद उनका मन विचलित होता है और लोग जब उनकी शिकायतें रखते हैं उनसे कि हमारे साथ इन शहरों के अंदर हमारे परिवारों के साथ, हमारे बेटियों के साथ, हमारे बेटों के साथ क्या हुआ है, तो गांधी जी सलाह देते हैं कि आपने अपना वहाँ जीवन बिताया है, आप वहाँ पले बड़े हैं, आपको वो शहर छोड़कर नहीं आना चाहिए था और मुसलमान आपको क्यों मारेगा। जब मुसलमानों को उनका पाकिस्तान मिल गया है तो मुसलमान लोग हिंदुओं को कत्लेआम क्यों करेंगे, इसलिए आप लोग जो हैं वहाँ रहिए, आपके ऊपर कोई नहीं आएगी। मैंने जिन्ना से और लियाकत से और सभी लोगों से बात कर ली है, उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक विचार दिखाई देता है कि उनका झुकाव जो है एक विशेष वर्ग के प्रति विशेष रूप से था। और मुझे बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद, इतिहासकारों को पढ़ने के बाद मुझे तो ये नहीं कहीं नजर आया कि गांधी जी ने कभी ऐसी कोई बात कही हो जो हिंदुओं के पक्ष में जाती हो। एक और घटना मैं आपको बताऊं, उस समय के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे महामहिम कृपलानी जी, और कृपलानी जी की पत्नी सुचेता कृपलानी स्वयं भी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी और आज़ादी के आंदोलन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। लेकिन वो एक जगह चूक जाती हैं और वो कराची में ऐसे हालात को जानने के लिए जाती हैं जब, तो वहाँ पर जो सिंधी महिलाएं होती हैं उनका एक ग्रुप उनसे मिलने आता है और वो कहता है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और हम लोग किस प्रकार से यहाँ बचें और रहें। तो कृपलानी जी का, मैडम सुचेता कृपलानी का जवाब सुनकर वो महिलाएं ठगी सी रह जाती हैं। वो कहती हैं, मैं तो कोलकाता में मुस्लिम बहुल्य इलाकों में ऐसे ही खुलेआम घूमती रहती थी, मुझे तो किसी ने कभी नहीं छेड़ा, मुझे तो कभी किसी ने नहीं मारा, मुझे तो कभी किसी ने हिंदू होने के नाते गाली नहीं दी। तो आप लोग जब लिपस्टिक लगा के घूमोगी, लो नेक ब्लाउजेस पहनोगी और तो मुस्लिम पुरुष आकर्षित होंगे और वो फिर आपके साथ कोई दुर्घटना करते हैं तो भी आपको डरना नहीं है,
आपको डरना नहीं चाहिए। उस समय आपको याद करना चाहिए कि आप जिस देश की वासी हैं वहाँ पर राजपूत छत्राणियाँ भी हुई हैं जिन्होंने किस प्रकार जौहर किया है, और आपको उनके पालन उन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। वो सिंधी महिलाएं एकदम ठगी सी रह जाती हैं कि हम क्या कहने आए थे और हमें क्या जवाब मिल रहा है और किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है। ये मैडम सुचेता कृपलानी गांधी जी की परम शिष्यों में से एक थी। इसके आगे कुछ कहने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जब कलकत्ता में वो भीषण नरसंहार होता है तो वहाँ पर सोहरावर्दी जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से उनके बारे में गांधी जी और नेहरू जी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद प्रफुल्ल चंद्र घोष को वहाँ का मुख्यमंत्री मनोनीत किया जाता है। तो गांधी जी प्रफुल्ल चंद्र घोष से कहते हैं कि देखिए अब देश आज़ाद हो गया है और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान सभी लोगों को प्रेम से रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। घटना का जिक्र मैंने अभी आपसे किया कि वो वहाँ पर कलकत्ता के अंदर जो भीषण नरसंहार होता है डायरेक्ट डे एक्शन के नाम पर 1946 में, तो उस समय गांधी जी वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी को वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक वर्ष के बाद जब देश का विभाजन हो जाता है और बंगाल के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष जी बनाए जाते हैं, तो प्रफुल्ल चंद्र घोष जी से अवश्य कहते हैं कि देखिए सोहरावर्दी के शासन में जो हुआ उसको भूल जाइए, उस बारे में बहुत बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि बंगाल के अंदर एक भी मुसलमान को कष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि एक भी मुस्लिम यहाँ पर कष्ट में ना आने पाए। आप इसे क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है उस समय के महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डी जीन में जो एक ये कीटाणु घुस गया कि हमें किसी भी हाल में मुस्लिमों का पक्षधर होना है और मुस्लिम पक्षधरता की बात करनी है, उससे वो शायद ऐसा डीएनए क्रिएट किया उसने कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के और आज की कांग्रेस तक वहाँ के सारे नेताओं में वही डीएनए प्रवेश कर गया है। इसलिए जब कभी भी चुनाव आते हैं, जब कभी भी कोई बात होती है, जब कभी भी किसी चीज को फायदा देना होता है, तो वो सबसे पहले तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। आप जानते ही हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि यहाँ के जो है सारे संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। तो इसलिए तुष्टीकरण को लगातार बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने और करूंगा कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो एक सप्ताह के लिए महात्मा गांधी 2-3 दिन के लिए वहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी जाते हैं। और कश्मीर में वो उस समय राजा हरि सिंह के बुलावे पर तो नहीं गए थे, वो स्वयं जाते हैं और उनकी अगवानी और तीमारदारी शेख अब्दुल्ला साहब की पत्नी और शेख अब्दुल्ला साहब का परिवार, उनकी बेटी और उनका परिवार उनके साथ रहते हैं और वही उनकी देखभाल करते हैं। उस समय शेख अब्दुल्ला साहब को राजा हरि सिंह ने जो है वो जेल में बंद कर दिया था उनके आचरण के कारण। महात्मा गांधी की पूरी सेवा शुश्रूषा अब्दुल्ला परिवार करता है और एक दिन के लिए वो राज्य अतिथि भी होते हैं राजा हरि सिंह के। राजा हरि सिंह इस बात की पूरी उम्मीद कर रहे थे कि शायद किसी भी समय पर इस आतिथ्य संस्कार में पूरे दिन में गांधी जी कभी तो हमसे कहेंगे कि आप भी अपनी सहमति दे दें, भारत सरकार में सहमति दे दें, भारत सरकार के साथ मिलने की। लेकिन दुनिया भर की बातें, बहुत तरह की बातें, देश विदेश की बातें, सब कुछ महात्मा गांधी उनसे करते रहे। लेकिन उन्होंने एक बार भी राजा हरि सिंह से ये नहीं कहा कि आपको भारत के अंदर अपना विलय कर देना चाहिए, उनके आमंत्रण पत्र को स्वीकार करके अपने राज्य का विलय भारत में कर देना चाहिए। जबकि ऐसा प्रमाणों में है कि वो राजा हरि सिंह स्वयं इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद गांधी जी उनसे कुछ कहेंगे। और जैसा मुझे पढ़ने से प्रतीत हुआ और जैसे लगता है कि शायद अगर गांधी जी के जो प्रभाव था, अगर गांधी जी एक बार राजा हरि सिंह से इस बात का जिक्र कर देते तो राजा हरि सिंह तुरंत दस्तावेजों पर दस्तखत कर देते। खैर ये भी पुरानी बात हो गई, क्योंकि इसके बाद कश्मीर के साथ क्या हुआ वो तो देश आज तक भुगत रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं
जिनसे कि ये साबित होता है कि महात्मा गांधी से लेकर के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के पहले से जो एक मुस्लिम तुष्टीकरण का एक गेम शुरू किया था, और वो धीरे धीरे पनपता रहा, वो जाकर के आज तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के और वर्तमान कांग्रेस के प्रत्येक नेता के डीएनए में शामिल हो गया है। इस बारे में इन सब बातों को जानते हुए इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी थे, और वो अपने दलित समाज के उत्थान के लिए जो वो कार्य करते थे, उसके अतिरिक्त देश की स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी कोई भुला नहीं सकता है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं सब बातों को देख करके कुपित होकर के एक बार कहा था कि आई डिसलाइक बोथ दीज पीपुल्स बिकॉज आई लव इंडिया मोर। मैं इन दोनों लोगों को बिल्कुल नापसंद करता हूं क्योंकि मैं भारत को ज्यादा प्रेम करता हूं। उन्होंने यहां तक कहा था कि इन लोगों ने राजनीति को कीचड़ बना दिया है और इस कीचड़ की वजह से मैं इन लोगों के साथ नहीं जा सकता हूं। इस बार अपने वक्तव्यों में कई बार बाबा साहब ने गांधी जी के बारे में और नेहरू जी के बारे में कहा है। कुछ हद तक लगता है ये उस समय के परिस्थितियों को देखते हुए बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व तो अगर कुछ कहता है तो उसके कुछ मायने होंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए बहुत सारे नेतागण उस समय के उनको छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो सत्य के साथ खड़े होते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो प्रतीत होती हैं कि उस समय के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व था वो एक आमादा था कि हम पाकिस्तान सारे मुसलमानों को पाकिस्तान दे देंगे, पाकिस्तान देने के बाद भी मुसलमानों को यहीं रखेंगे और उन्हीं मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की नीति अपना करके उनको बिना कोई फायदा दिए हुए केवल बेवकूफ बना करके कि हम आपको फायदा देंगे, हम आपके लिए हैं और देखिए हम हिंदुओं के साथ ये बाकी जो तमाम हमारी ज़्यादा आबादी हिंदुओं की होने के बावजूद हम आपके साथ खड़े हुए हैं ताकि आपको कोई कष्ट न हो। लेकिन इसके बावजूद वो बेचारे सब के सब तब तक 50 वर्ष तक संघर्ष के साथ रहते रहे। उन्होंने कोई उनकी एजुकेशन में उनकी कोई तरक्की नहीं हुई, उनके रहन सहन खान पान इस देश की संस्कृति से अलगाव वो बना रहा। वो सांस्कृतिक रूप से धार्मिक रूप से सभी प्रकार से उनको अलूफ करने की कोशिश की गई ताकि जो है उनको बहला फुसला करके मूर्ख बना करके और उनके साथ जो है चूंकि पढ़ लिख जाएंगे समझदार हो जाएंगे इस बात की क्षमता आ जाएगी तो ऐसे लोगों को बहला फुसला करके केवल कुछ चंद उनके लालच के जाल में फंसा करके, लालच देना भी नहीं था, लालच के जाल में फंसा करके तुष्टीकरण के राज सत्ता का भोग किया जाए। तो चुनावों का चूंकि समय था तो तुष्टीकरण की बातें हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ये बात कहनी चाहिए। हो सकता है मैंने कोशिश की है कि सारे तथ्य सही हों, लेकिन यदि किसी प्रकार के कोई तथ्य इसमें गलत होते हैं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।